चलिए बच्चों, नमस्कार। वंस अगेन स्वागत है आप लोगों का। तो जीडीपी के हम स्टडी कर रहे हैं। जीडीपी के बारे में हमने बात की है अभी तक, और आज हम जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे कि जीडीपी को कैलकुलेट एक्चुअली कैसे करते हैं। तो एक्चुअली हमने अभी तक जो बात की है वो क्या की कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द मार्केट वैल्यू ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री, दैट इज जीडीपी। उसके बाद हमने जीडीपी से कुछ चीज़ें माइनस की, कुछ चीज़ें प्लस की, और फिर क्या निकाला हमने? उसके बाद जीएनपी निकाला, और जीएनपी से उसके बाद हमने एनएनपी निकाला, और एनएनपी को हमने फिर उसके बाद ये मार्केट प्राइस पे था ये सारी चीज़ें, तो हमने फैक्टर कॉस्ट पे निकाल लिया उनको। तो उसके बाद हमने एनएनपीएफसी निकाल लिया, एनएनपीएफसी निकाला, और एनएनपीएफसी को ही हमने देखा कि एनएनपीएफसी इज द नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम से फिर हमने पर कैपिटा इनकम निकाली। फिर हमने जीवीए का डिस्कशन किया, व्हाट इज जीवीए। हाँ, फिर हमने जीडीपी पीपीपी के बारे में बातें की, नॉमिनल जीडीपी की बात की, रियल जीडीपी की बात की, बेस ईयर की बात की। ये सब हमने बातें डिस्कशन कर ली हैं। तो आज हम इस चैप्टर में आज हम जीडीपी वाला कैलकुलेशन को खत्म करेंगे यहाँ पे, और हम डिस्कशन करेंगे जीडीपी को कैलकुलेट करते कैसे हैं, सरकार कैसे जीडीपी को देखती है। तो उससे पहले थोड़ा एक एनसीईआरटी का पिक्चर है जो मुझे लगा आपसे डिस्कशन करना चाहिए मुझे। मतलब एनसीईआरटी से मेरा मतलब है कि बाकी किताबों में भी है, बट मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ था इसको बहुत पहले, तो मैंने वो दिमाग में मेरे नाम आ गया। देखिए, ये एक सर्कुलर फ्लो ऑफ द इकोनॉमी दिखाया हुआ है। कोई भी इकोनॉमी जब चलती है वो कैसे चलती है कि भाई ये हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड से मेरा मतलब सामान्य जनता से है। यहाँ पे ना, जो हिंदी मीडियम वाले वो समझ लें, वो सामान्य जनता जो होती है। फर्म्स, जो टाटा बिरला अंबानी टाइप के जो फर्म्स जो होती हैं, जो जो फैक्ट्रीज बनाते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, वो ये लोग हैं। कैसे चलती है इकोनॉमी? ये जो लोग हैं ये इसके यहाँ जाकर काम करते हैं, सैलरी यही देता है, नौकरी इसी क्या करते हैं ये लोग। एक सेकंड के लिए मान के चलिए कि सरकार नहीं है देश में, ठीक है, सरकारी नौकरियां नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, सरकार नहीं है, तो ये इसके यहाँ जाकर नौकरी करते हैं। बदले में क्या लेते हैं? इससे पैसा लेते हैं। फिर ये जो आदमी है इसके यहाँ कुछ सामान बनता है, कोई सामान बनता है या कोई सर्विस बनती है, वो सामान खरीदता कौन है? यही आदमी खरीदता है ना। तो देखिए, इसको ऐसे बताया हुआ है कि ये आदमी ने इसका सामान, गुड्स एंड सर्विसेज, इसकी कौन खरीद रहा है? हाउस होल्ड्स खरीद रहे हैं, हाउस होल्ड्स खरीद रहे हैं। एक्चुअली ये अपनी स्पेंडिंग कर रहे हैं और ये पैसा कमा रहा है इससे। तो ये आदमी भी इनसे ही पैसा कमा रहा है। और फैक्टर जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, जो जॉब हैं, वो इनके ये लोग यहाँ आके कर रहे हैं, और उसके बदले में ये लोग इससे सैलरी ले रहे हैं। तो ये इसको पैसा दे रहा है, ये इसको पैसा दे रहा है, ये इसको पैसा दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ द सैलरीज, और ये इसको पैसा दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉफिट। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे इकोनॉमी चलती है। हालांकि इस चार्ट के अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं, बट ये चार्ट हमको एक चीज जरूर समझा देता है कि ये और ये जो काम कर रहे हैं वो तो पैसे के लिए ही कर रहे हैं। इसने इसने जो जो बनाया, जो प्रोडक्शन किया, वो क्यों किया? पैसा कमाने के लिए किया। इसने काम क्यों किया? पैसा कमाने के लिए किया। इसने जो प्रोडक्शन किया वो इन्होंने खरीदा, और इनका काम इसने खरीदा। तो इससे हम एक चीज ये समझ जाते हैं कि अगर इसका टोटल प्रोडक्शन मुझे काउंट करना, भाई जीडीपी क्या है? टोटल प्रोडक्शन है। टोटल प्रोडक्शन कितने का हुआ? तो मैं अगर जितना भी इसका प्रोडक्शन हुआ होगा, इसने सेल किया होगा, इसने बेचा होगा मार्केट में। भाई घर में रखने के लिए तो कोई प्रोडक्शन करता नहीं है, बेचा होगा, इन्होंने खरीदा होगा। यानी कि इन लोगों का टोटल खर्चा अगर हम कैलकुलेट कर लें कि टोटल इन्होंने कितना खर्चा किया, खर्चा किस पर किया होगा? गुड्स एंड सर्विसेज पर ही किया होगा खर्चा, और तो कहीं किया नहीं होगा। तो इनका टोटल कितना खर्चा है, वो टोटल प्रोडक्शन के बराबर होगा कि नहीं? तो टोटल खर्चा हम कैलकुलेट कर लें, दैट इज जीडीपी। इनका टोटल प्रोडक्शन हम कैलकुलेट कर लें, दैट इज ऑल्सो जीडीपी। या मैं इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लूं, इसको जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं ना, ये बहुत सारी अलग अलग फर्म है, ये प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। जो प्रॉफिट कैलकुलेशन अगर मैं कर लूं खाली, तो वो भी जीडीपी निकल आएगा। मुझे मालूम है ये चीज आपकी थोड़ी बहुत समझ में आई है, थोड़ी बहुत समझ में नहीं आई है। अभी एक एक करके डिस्कशन करते हैं। जीडीपी की जो कैलकुलेशन है उसके 3 मेथड होते हैं। एक मेथड, इनकी खर्चे कैलकुलेट कर लिए जाएं। दूसरा मेथड, इन सब का कमाई कैलकुलेट कर ली जाए, इनकम कैलकुलेट कर ली जाए। तीसरी मेथड तो फिर प्रोडक्शन का मेथड है कि प्रोडक्ट जो है टोटल कितना बना उसको कैलकुलेट कर लो। एक एक करके डिस्कशन कर।
पहले तो आपको दो तीन चीजें ये पता होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में जो कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी है वो कौन करता है। वो सीएसओ करता है, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है। ये हिंदुस्तान के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन है जो जीडीपी को कैलकुलेट करती है। कैसे करती है कैलकुलेट? तो उसके तीन मेथड्स हैं। तो पहला मेथड है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड या व्यय विधि। एक्सपेंडिचर मेथड या व्यय विधि। फिर से समझिए इस बात को थोड़ा। मैंने जो सामान बनाया ऐसे ही तो नहीं बनाया, किसी काम के लिए ही बनाया। यहां आपको एक चीज मैं बता दूं, हम जब बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बातें कर रहे थे तो हमने डिस्कशन किया था कि एक होता है मार्केट एक्टिविटी, मार्केट एक्टिविटी, और एक होता है नॉन मार्केट एक्टिविटी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो काम पैसा कमाने के लिए किया जाता है दैट इज मार्केट एक्टिविटी, और जो काम तो किया जा रहा है बट पैसा कमाने के लिए नहीं किया जा रहा वो है नॉन मार्केट एक्टिविटी। जैसे आपके घर पर आपकी मम्मी खाना बना रही हैं, काम तो है ना यार, सैलरी तो नहीं मिलती लेकिन उस काम की उनको, लेकिन काम तो है, बट शी इज हैप्पी इन दैट ओनली। तो वो जो खाना बना रही है आपके घर पे, वो नॉन मार्केट एक्टिविटी है कि मार्केट एक्टिविटी है? इट इज अ नॉन मार्केट एक्टिविटी। और ये नॉन मार्केट एक्टिविटी जीडीपी में शामिल नहीं होती। ठीक है। मार्केट एक्टिविटी, अगर मान लीजिए आपके घर पर कोई मेड आकर, कोई नौकरानी आकर खाना बना रही है, उसको आप पैसे देंगे तो उसकी एक्टिविटी जीडीपी में काउंट होगी। ठीक। तो मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूं, फीस थोड़ी ले रहा हूं उससे मैं, इट इज नॉन मार्केट एक्टिविटी। जिस काम की मैं फीस ले रहा हूं वही मार्केट एक्टिविटी में आएगा। तो यहां जब भी हम जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे तो हम मार्केट एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हम नॉन मार्केट एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। फिर से आते हैं मेरी उस बात पे कि जो भी मैं बना रहा, जो भी मैं काम कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं या मैं जो कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना। ठीक है। पैसा कमाऊंगा मैं, पैसा तब कमाऊंगा जब उस सामान को बेचूंगा मैं। जो बेचेगा, जब जिसको बेचूंगा वो पैसा खर्चा करेगा। एक्चुअली मान लीजिए कि इस देश में दो ही लोग हैं, एक मैं हूं और एक आप हैं। मैं पढ़ाई करवाता हूं और आप पढ़ाई करते हैं, तो मेरा जीडीपी में क्या कैलकुलेशन है? जो आपने मुझे फीस दी वो मेरा जीडीपी का कैलकुलेशन है। सर्विसेज वही तो उतनी हुई, जैसे मान लीजिए आपने मुझे 1 लाख रुपए फीस दी, 1 लाख रुपए मेरा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, तो मेरी 1 लाख रुपए कमाई है, कंट्रीब्यूशन वही है जीडीपी में, और आपकी 1 लाख रुपए एक्सपेंडिचर है। तो आपका एक्सपेंडिचर की बात करूं या अपने प्रोडक्ट की बात करूं, एक ही बात है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं पेन बनाता हूं, एक पेन बनाया मैंने, 10 रुपए का पेन है। एक आप आदमी है, आपने खरीदा, तो मैंने कितने का पेन बनाया? 10 रुपए का। आपका कितना खर्चा हुआ? 10 रुपए। तो जितना खर्चा है उतना ही तो जीडीपी है। तो इंडिया में जितने लोग बना रहे हैं कुछ भी, उन सबका सामान जोड़ लिया जाए और जितने खर्चा कर रहे हैं उन सबके खर्चे जोड़ लिए जाए, सेम आएगा। दोनों ही जीडीपी है। ठीक है। तो यहां पर ये इसी बात पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो उसके बराबर होगा जो लोगों का खर्चा है। गेटिंग माय पॉइंट? इसके हिसाब से एक फॉर्मूला हम बनाते हैं जीडीपी का, और वो फॉर्मूला क्या है? दैट फॉर्मूला इज जीडीपी इज इक्वल टू सारे खर्चे। और सारे खर्चे कौन कौन से खर्चे? सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस एम। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये फॉर्मूला है क्या, मैं अभी आपको बताता हूं। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं आपको याद करवा दूंगा समझा के, चिंता ना करें आप लोग। ये सारी कमाइयां, सारे खर्चे हैं देश के। सी का मतलब होता है कंजम्पशन, इट इज प्राइवेट कंजम्पशन, निजी उपभोग, प्राइवेट कंजम्पशन। प्राइवेट कंजम्पशन मतलब जैसे मेरे जैसे आम आदमी ने खर्चा किया, तो दाल खरीदी, आटा खरीदा, पंखा खरीदा, एसी खरीदा, बोर्ड खरीदा, पेन खरीदा, जो भी मार्कर खरीदा, ये सब निजी निजी उपभोग, प्राइवेट कंजम्पशन। लेकिन जो एक्चुअली मेरे पास ना जो पैसा मैं कमाता हूं ना, उसमें से कुछ पैसा मैं सेव कर देता हूं, इन्वेस्टमेंट कर देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने बैंक में एफडी करा दी, शेयर खरीद लिए, जमीन खरीद ली। ठीक है। तो वो सब मेरा इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट को भी ना आप एक प्रकार का प्रोडक्ट मान के चलिए कि एफडी बैंक का एक प्रोडक्ट है जो मैंने खरीद ली, मेरा खर्चा है वो। तो आई इज फॉर इन्वेस्टमेंट,
निवेश, इट इज इन्वेस्टमेंट या निवेश। ठीक है। उसके बाद जी, जी मतलब देखो बहुत सारे खर्चे देश में सरकार भी तो करती है। हो सकता है मेरा ये जो कोर्स है वो सरकार खरीद ले, सरकार मुझे 1 करोड़ रुपए दे और कहे साहब ठीक है हमने आपका कोर्स खरीदा, मेरी जीडीपी तो मेरा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1 करोड़ रुपए का। तो सरकार का खर्चा भी शामिल कर लो। सरकार जो जो खरीद रही है देश में वो सब जीडीपी का पार्ट है कि नहीं। सरकार ने एक पुल बनाने के लिए बहुत सारा लोहा खरीदा, बहुत सारा ईंटें खरीदी, बहुत सारा सीमेंट खरीदा, वो सब सीमेंट ईंटें लोहा वो सब बना है ना। सरकार का खर्चा जितना हुआ उतने का वो बना। तो सरकार का सारा खर्चा जोड़ लिया जाए, जैसे इस साल बजट में सरकार का खर्चा कुछ 45 लाख करोड़ के आसपास है, तो हम उसको भी जोड़ लेते हैं। ठीक है जी। तो सरकारी खर्चा, सरकारी खर्चा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सारा खर्चा हो गया हिंदुस्तान में, इससे जीडीपी आ जाएगी। लेकिन अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक मोबाइल है और वो मोबाइल चाइना में बना था। ठीक है, चाइना में बनकर यहां आया है, तो किस देश की जीडीपी में शामिल होगा वो, चाइना की जीडीपी में शामिल होगा। लेकिन यार खर्चा तो मैंने कर दिया, तो मेरे एक्सपेंस में दिखा रहा है कि वो 20,000 रुपये का मान लीजिए मोबाइल है, तो मेरे एक्सपेंस में वो 20,000 रुपये दिखा रहा है। तो सरकार ने शामिल कर लिया कि ठीक है भाई 20,000 रुपये हमारी जीडीपी है, लेकिन क्या वो हमारी जीडीपी है, नहीं नहीं, वो तो चाइना की जीडीपी है। तो जो इंपोर्ट हो रहा है वो इंपोर्ट जो है वो खर्चा हमारा है, दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअली हमारी जीडीपी तो नहीं है। तो इसलिए इंपोर्ट को क्या करो, माइनस कर दो। इसी तरह से जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट जो हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये पेन मैं यहां से एक्सपोर्ट करता हूं, मैंने 10 रुपए का पेन बनाया, इसको जापान को भेज दिया। क्या ये पेन यहां हिंदुस्तान के किसी भी आदमी के खर्चे में नजर आएगा, नहीं नजर आएगा, क्योंकि तो जापान के आदमी के खर्चे में नजर आएगा। तो जब खर्चे में नजर ही नहीं आएगा तो पता लगेगा कि यहां जीडीपी नहीं थी इसकी कुछ, लेकिन जीडीपी तो है। तो जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उसको प्लस कर दो इसमें, और जितना इंपोर्ट हो रहा है उसको माइनस कर दो इसमें। तो इसीलिए यहां पर एक्स मतलब है एक्सपोर्ट और एम मतलब है इंपोर्ट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी। तो देखिएगा, इसको याद रखिएगा, यूज कीजिएगा अपने एग्जाम्स में। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड एक और मेथड भी है। दूसरा जो मेथड है उसको हम कहते हैं, सॉरी एक्सपेंडिचर तो हो गया, इनकम मेथड। इनकम, आय विधि। इनकम मेथड क्या है बच्चों, आय विधि क्या है। देखो बच्चों, इनकम मेथड क्या है, सेम वही चीज मैं बता रहा हूं कि आपने जो खर्चा किया है, जो मैंने कमाया, एक ही बात है। आपने जो खर्चा किया वही तो मैंने कमाया। अब इसमें एक कंफ्यूजन कुछ बच्चों को कुछ हो सकता है कि सर जैसे मान लीजिए आपने पेन जो बेचा है, मान लीजिए मैं पेन बेचता हूं, आपने पेन 10 रुपए का बेचा है, तो मैंने जो एक्सपेंस किया, एक बच्चे का जो एक्सपेंस रहा, जो खर्चा रहा, वो 10 रुपए रहा। आपने पेन 10 का बेचा, लेकिन 10 रुपए आपकी कमाई थोड़ी है इसमें सर। हाँ यू आर राइट, 10 रुपए मेरी कमाई नहीं है। तो एक्चुअली 10 रुपए में से शायद 2 रुपए मैंने कमाया था। मैंने ये पेन 8 रुपए का खरीदा था, लेकिन जिसने पेन बनाया था उसको तो उसकी भी तो कमाई हुई 8 रुपए, लेकिन चलो मान लो उसकी भी कमाई 8 रुपए नहीं है। उसने भी अलग अलग जगह से अलग अलग सामान खरीदा था और 4 रुपए का सामान खरीदा था उसने, बाकी 4 रुपए उसने कमा लिए। जिसने ये अलग अलग जगह से सामान खरीदा, प्लास्टिक खरीदी, इंक खरीदी, ये खरीदी, उसने भी थोड़ा थोड़ा पैसा कमाया। तो आप देखेंगे तो 10 रुपए जो हैं, इसको इसमें से मैंने 2 रुपए कमाए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसमें से थोड़ा 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 पैसा कमाया है अलग अलग स्टेज पे, और ओरिजिनली ये 10 रुपए का होकर आया है। तो इसलिए जीडीपी कितनी हो गई, टोटल कमाई। तो टोटल सबकी कमाई जोड़ लो, या तो मैं इस आदमी का खर्चा जोड़ लूं, या इस पूरी चेन जो है इस पेन को बनाने के लिए उन सब के प्रॉफिट जोड़ लूं, कमाइयां जोड़ लूं, तो वो सब क्या है, जीडीपी है ना। तो इस बेस पर जीडीपी का एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, आप किसी भी तरह से निकाल लीजिए, जीडीपी बराबर ही रहेगी, रहनी चाहिए। तो यहां पर जीडीपी का जो फॉर्मूला है, जीडीपी इज इक्वल टू टोटल कमाई, एंड व्हाट इज द टोटल कमाई ऑफ इंडिया। तो देखो, आप अगर इसको फॉर्मूले की बात करें तो इट इज सिग्मा WI प्लस सिग्मा PI प्लस सिग्मा I, कैपिटल I स्मॉल I, प्लस सिग्मा RI।
सिग्मा फिग्मा से डरने की जरूरत नहीं है। सिग्मा इज व्हाट? इट इज सम टोटल। सिग्मा तो सम टोटल को कहते हैं ना, आई मतलब नंबर है। मैं आसान कर देता हूं आपको इसके, आपके लिए इसको। जीडीपी इज इक्वल टू ओनली डब्ल्यू लिख देता हूं यहां पर ओनली पी लिख देता हूं, यहां पर ओनली आई, एंड दिस इज ओनली आर। ये टोटल कमाई है हिंदुस्तान की। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, ये भी समझ लेते हैं। डब्ल्यू का मतलब है वेजेस, वेतन, सैलरी। जो लोग नौकरी करते हैं कहीं पे, वो सैलरी कमाते हैं, वेतन लेते हैं, ठीक है भाई, वेजेस लेते हैं। जो लोग नौकरी नहीं करते, कुछ तो करते हैं, यानी अपना काम करते हैं, और अपना काम करते हैं तो प्रॉफिट कमाते हैं। तो पी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट, लाभ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना प्रॉफिट कमाते हैं, ना वो वेजेस कमाते हैं। वो क्या करते हैं? उनके पास बहुत सारा पैसा है, पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अलग अलग जगह पे, और वहां से इंटरेस्ट लेते हैं। आई इज फॉर इंटरेस्ट। जैसे आपने बॉन्ड खरीद लिया, डिवेंचर खरीद लिया, या आपने बैंक में जमा कर दिया, फॉर दैट मैटर, इंटरेस्ट कमा रहे हैं। कुछ लोग इन तीनों में से कुछ नहीं करते, उनकी बड़ी बड़ी जमीनें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वो किराए पर उठा देते हैं, किराया कमाते हैं। तो ना सिर्फ किराया मिल रहा है, बल्कि उन जमीनों की वैल्यू भी अप्रिशिएट हो रही है। इट आर फॉर रेंट, किराया। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द जीडीपी बाय इनकम मेथड। इसको भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा वही साधारण तरीका जो हमने डिस्कशन किया था। तीसरा तरीका है प्रोडक्ट मेथड, कि कितना बनाया, प्रोडक्ट मेथड। हिंदी में कहें तो उत्पाद विधि। प्रोडक्ट मेथड या उत्पाद विधि मतलब टोटल कितना बना। अब यहां पर उत्पाद विधि में हम क्या, हमने डेफिनेशन ली थी जीडीपी में, वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम बाजार मूल्य, या अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य, द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वही तो ली थी। तो इसमें हमने एक दो बार इस एग्जांपल को बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक आटा, नोट आटा, एक गेहूं एक आदमी ने पैदा किया, 100 रुपए का गेहूं बाजार में उसका बिक रहा है। इस गेहूं को किसी ने खरीदा और इससे बनाया आटा, और आटा अब वो बाजार में 120 रुपए का बेच रहा है। और इसके बाद एक आदमी ने ब्रेड बनाई उसी आटे से, और अब ये इसको 130 रुपए का 150 रुपए का बेच रहा है। ये इसको 150 रुपए का बेच रहा है। तो टोटल जीडीपी कितनी हुई? तो टोटल प्रोडक्ट तो लेंगे नहीं हम, सिर्फ क्या लेंगे, लास्ट में जो आया है फाइनल प्रोडक्ट लेंगे। तो इस केस में टोटल जीडीपी कितनी है? 150। लेकिन हम इसको ऐसे कैलकुलेट करते नहीं है, दरअसल हम क्या करते हैं, हम दूसरा मेथड यूज करते हैं, तो बोलते हैं जीवीए। हम डिस्कशन कर चुके हैं जीवीए का पिछली बार, है ना। जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड में हम क्या करते हैं, हम दरअसल ये करते हैं कि हम हर स्टेप में जितनी वैल्यू ऐड हो रही है बस उतना काउंट करते हैं। यानी पहले स्टेप में 100 रुपए पूरी वैल्यू आई थी, अगले स्टेप में 100 रुपए में कितना और जुड़ गया, तो आंसर इज 20 जुड़ गया। तीसरे स्टेप में इसमें कितना और जुड़ गया, तो आंसर इज 30 और जुड़ गया। तो टोटल कितना हुआ? 150। एंड दिस 150 इज नोन एज जीवीए, एंड दिस 150 इज नोन एज जीडीपी। तो यहां पर हम ये जानते हैं कि जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए। ठीक है जी। प्रोडक्ट मेथड में हम जीवीए कैलकुलेट करते हैं, और इस समय हिंदुस्तान के अंदर जीवीए से ही हम जीडीपी निकालते हैं। इन इंडिया व्हाट वी आर डूइंग दीज डेज इज वी आर कैलकुलेटिंग द जीडीपी, वी आर कैलकुलेटिंग द जीवीए। और जीवीए कौन सा वाला? याद करिए, जीवीए एट बेसिक प्राइस। अब ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा जीवीए ऑफ बेसिक प्राइस क्या बताया था मैंने। तो इंडिया में जीडीपी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग जीवीए एट बेसिक प्राइस से। क्लियर? लेकिन देखो यहां पर एक चीज आप समझिए कि देखो, आइडियली आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर सेम आना चाहिए, लेकिन आता नहीं है। कारण क्या है? पहला मेथड था एक्सपेंडिचर, कितना खर्च किया। अब मैंने कितना खर्च किया अभी तक, ये सरकार को कैसे पता चलेगा? पता तब चलेगा जब मैं बिल लूंगा सामान का। अब आप आलू वाले के पास आलू लेने जाते हैं तो बोलते हैं क्या, भैया एक 2 किलो आलू दे देना, बिल दे देना उसको। एक 5 रुपए का धनिया दे देना, बिल बना देना उसका। बिल तो नहीं मांगते आप लोग। सरकार को कैसे पता चलेगा ये पैसा आपने खर्चा किया?
ठीक, तो बहुत सारा पैसा ऐसा है जो सरकार को पता नहीं चल पाता है। इस मेथड की अपनी चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस इस मेथड में भी हैं। इनकम मेथड, इनकम मैंने कितनी की, सरकार को कैसे पता चलेगा? सरकार कहती है ठीक है आप आईटीआर आप भरते हैं, आईटीआर में आप जो बताते हैं मान लेते हैं, लेकिन क्या हर आदमी सही भरता है आईटीआर में? हर आदमी तो सही नहीं भरता। एक रिक्शे वाला है, क्या वो आईटीआर भरता है? लेकिन पैसा तो वो भी कमाता है, तो क्या उसकी कमाई जीडीपी में कैलकुलेट होती होगी? नहीं कैलकुलेट होती। एक गोलगप्पे बेचता है घर के बाहर, वो तो आईटीआर नहीं भरता, कैश में पैसे लेता है, सरकार को पता ही नहीं चलता। तो बहुत सारा पैसा ऐसा है जो सरकार को पता नहीं चलता, या सीएसओ को भी कहें पता नहीं चलता। चैलेंजेस इसमें भी हैं, बट फिर भी हमको किसी ना किसी एक मेथड से तो यूज करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम ये वाला मेथड यूज करते हैं इंडिया में फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। आई एम श्योर यहां तक चीजें क्लियर है। अब जीडीपी में एक चीज और यहां और डिस्कशन करेंगे कि जीडीपी इंडिया के 3 ट्रिलियन डॉलर हमने डिस्कशन की अभी तक, जीडीपी में किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, थोड़ा यहां चलते हैं। देखो इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर्स में प्रोडक्शन को 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं। व्हाट आर द 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी? द 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर, पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, हिंदी में इसको कहें तो प्राथमिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इन तीनों को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो भी प्रोडक्शन आप हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, बस वो सारी जीडीपी के कंपोनेंट हैं ये वाले। तो अगर प्रोडक्शन ऐसी चीजों से हो रहा है जो नेचुरल चीजें हैं, जो प्रकृति ने दी हुई हैं आपको, उस प्रोडक्शन को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन या प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमी। जैसे एग्रीकल्चर, भाई अभी खेती तो हम लोग नेचर के हिसाब से करते हैं ना। गेहूं हम फैक्ट्री में तो बना नहीं सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं क्या? दूध फैक्ट्री में बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, इट ऑल्सो फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। माइनिंग, खनन, हिंदी में कहते हैं खनन। माइनिंग मतलब कोयला निकालना, लोहा निकालना, ये सब चीजें निकालना। तो जमीन से नेचर दे रहा है ना, कोयला आपको नेचर ही दे रहा है, माइनिंग कर रहे हैं। दिस इज द प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? सेकेंडरी सेक्टर में वो चीजें आती है कि इस सेक्टर की चीजों को लेकर हमने एज अ रॉ मटेरियल यूज किया और उसको लेकर के हमने कुछ और तीसरी चीज बनाई। जैसे हमने पेड़ लेकर आए, पेड़ प्राइमरी सेक्टर में थे, उससे हमने फर्नीचर बनाया, तो फर्नीचर इंडस्ट्री यहां पर आ जाएगी। हम दूध गाय का खरीद के लाए और उससे पनीर बनाया, तो डेयरी यहां पर आ जाएगी। पनीर डेयरी पनीर ही बेचता है। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं इसमें कुछ कांच लगा है, कुछ और बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट्स लगे हैं जो कि जमीन से ही निकले। अल्टीमेटली जमीन से निकाल के उनको अलग अलग तरह से प्रोसेस करके बोर्ड बनाया, तो बोर्ड कहाँ आ गया? सेकेंडरी सेक्टर में आया। हम जो भी कुछ बनाते हैं, चाहे ये बना है, चाहे ये बना है, ये चाहे ये कुछ भी है, सब नेचर नहीं बनाया है, हमने कुछ नहीं बनाया है। लेकिन नेचर के उस चीजों को हमने अलग अलग फॉर्म में प्रोसेस किया है। जैसे नेचर ने इसके लिए रुई बनाई थी, कॉटन बनाई थी, हमने उस कॉटन से धागा बनाया, धागा से उसको फिर एक सूती एक कॉटन कपड़ा बनाया, उसका कॉटन कपड़े से मैंने ये सूट सिलवाया। ठीक है, हर चीज ऐसी बनी है। तो जब प्रोसेस करके हम बनाते हैं तो उसको सेकेंडरी में डालते हैं। तो इसमें एक लाइन में लिख देता हूं मैं, तो मैं लिख देता हूं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन। तो जितना भी औद्योगिक उत्पादन है यहां आता है। टर्शरी में क्या आता है? टर्शरी में आता है वो सेक्टर जो प्रोडक्शन तो नहीं करता, प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जैसे बैंक, बैंक प्रोडक्शन करता है क्या? नहीं करता, लेकिन प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। लोग उससे उधार ले रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, मजा आ रहा है जीवन में। तो बैंक इज द एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी सेक्टर। जैसे ट्रांसपोर्ट, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो प्रोडक्शन कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल कम होगा। तो ट्रांसपोर्ट इज द सर्विस सेक्टर।
टैक्सेशन सर्विस सेक्टर, पुलिस सर्विस सेक्टर, आईएएस सर्विस सेक्टर। आईएएस प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा ना, लेकिन प्रोडक्शन हो इसके लिए बेहतर माहौल क्रिएट कर रहा है। आईएएस आईपीएस वही तो काम कर रहे हैं। तो अगर आप नौकरी करने जा रहे हैं तो इस बात, हिंदुस्तान में अगर आप नौकरी करने जा रहे हैं तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि आप इस सेक्टर में जाकर के जॉब करेंगे। ठीक है। जीडीपी किस सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन आता है, इस पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। ये मैंने आपके लिए पहले से लिख रखा है, स्लाइड को मैं आपके लिए ओपन करता हूं। देखिए, ये इंडिया की जीडीपी है, दिस इज द जीडीपी ऑफ इंडिया। हम जानते हैं इंडिया की जीडीपी कितनी है, 3.75 ट्रिलियन डॉलर। और इंडिया की जीडीपी पीपीपी कितनी है, इट इज 13.03 ट्रिलियन डॉलर। अब इसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में डिवाइड करें तो प्राइमरी सेक्टर से 18.8% आता है, सेकेंडरी से 28.2%, टर्शरी से आता है 53% कॉन्ट्रीब्यूट। समझिए, हम सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा चले गए हैं। इंडस्ट्रीज थोड़ा स्ट्रगल कर रही हैं। आपको लग सकता है कि सर ये 18.8% तो बहुत कम है सर, ये तो बढ़ना चाहिए। नहीं, ये नहीं है। आप समझो, देखो जब भी कोई इकोनॉमी शुरू होती है ना, इकोनॉमी शुरू होती है तो वो वहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही ज्यादा रहता है। फिर जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता है, सरप्लस बढ़ता है, तो सरप्लस की वजह से बाकी दूसरे सेक्टर्स इवॉल्व होते हैं। फिर प्रोडक्शन होता है, फिर सर्विसेज होती हैं। इसे मान लीजिए, मैं छोटा सा आपका एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आप सिनेरियो थोड़ा जीवन में इसको अपने अपने मस्तिष्क में इसका सिनेरियो बनाइएगा। मान लेते हैं कि हम जंगलों में रहते थे पहले। हमको अर्थ पे आए कितना समय हुआ, 20 लाख साल। 20 लाख साल से लेकर के और आज से 12,000 साल पहले तक हम जंगलों में रहे हैं। यानी कि हम अपनी एग्जिस्टेंस के 99% ऑफ द पीरियड जंगलों में रहे हैं। आज से 12,000 साल पहले एग्रीकल्चर एग्जिस्टेंस में आई, हम एक जगह रहने लगे। उससे पहले हम जानवर की तरह रहते थे। जानवर को कभी देखा है कि हमने उसने खाया और कुछ बचा के रख लिया, चलो शाम को खाएंगे? जानवर कभी ऐसा करता है? नहीं करता है। भूख थी, खा लिया, बाकी गया, खराब हो गया सब कुछ। ऐसे ही हम थे। हम सुबह मांस खाते थे, शाम को मांस खाते थे, फिर पकड़ते थे, फिर खाते थे। हम ऐसे चलते रहते थे। सरप्लस नहीं था हमारे पास, और सरप्लस बड़ा जरूरी होता है डेवलपमेंट करने के लिए। फिर एग्रीकल्चर जब शुरू हुआ तो भी हम यही करते थे। हम खेत में कुछ पैदावार किया, खा लिया, कुछ पैदावार किया, खा लिया, बस ये काम कर लिया। एक्स्ट्रा नहीं था। लेकिन इमेजिन करो हम उसी इकोनॉमी में हैं, शुरुआत हो रही है। तो मैंने कुछ गेहूं उगाए, गेहूं की बोरियां रखी हुई हैं। कुछ खा लेता हूं, कुछ से दूसरा सामान ले लेता हूं। किसी को गेहूं दे करके चावल ले लेता हूं, किसी को गेहूं दे करके दलिया ले लेता हूं, कुछ कुछ कर लेता हूं। समझ रहे हैं? तो वो सब चीजें भी चल रही हैं। लेकिन इस सब को करने के बाद भी मेरा प्रोडक्शन ज्यादा हुआ इस बार, और मेरे पास 20 बोरी एक्स्ट्रा आ गई। ठीक है, अब इस 20 बोरी का क्या करूंगा बताओ? दिमाग लगाओ, क्या होगा इस बोरी? कुछ नहीं होगा। इस 20 बोरी रखी रहेंगी। कहां ले जाऊंगा इस 20 बोरी को? मेरी जरूरत की नहीं है। जो भी जरूरत है वो सब काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन 20 बोरी मेरे पास रखी हुई है, खराब हो जाएंगी। बाजार में बेच नहीं सकता, पैसा था ही नहीं। पैसा बेच करके मैं बैंक में जमा कर दूं, ऐसा कुछ था ही नहीं। अब देखो हुआ क्या, उसके बाद क्या हुआ कि मान लो जैसे कोई एक आदमी एक आदमी है, कल्लू एक आदमी है। तो वो जो कल्लू भाई हैं वो खेती नहीं करते, मन नहीं करता उनका खेती करने का। अब आप कहते हैं यार खेत पे जाओ, हथौड़ा चलाओ, ये सब करो। पता नहीं, मैं नहीं जा रहा। तो वो घर बैठा बैठा बोर हो रहा है, तो वो पत्थर तोड़ता रहता है। तो पत्थर से तोड़ के ना वो एक मूर्ति बनाता है, मूर्ति बना के रख लेता है अपने घर पे। अब मान लो मैं गया उसके घर पे, मैंने कहा ये मूर्ति तो, ये क्या तुम मूर्ति बनाई तुमने? बड़ा अच्छा बनाया यार, तो यार मेरे लिए भी बना दो एक यार। मैं आपके लिए क्यों बना दूं? ऐसी बनाई है मैंने, मैं अपने पास रखूंगा। अरे मेरे लिए बना दो यार, तुम एक बना दो। एक काम करो, तुम खेती वेती तो करते नहीं हो, मेरे पास एक्स्ट्रा बोरियां रखी हैं, तुम उसमें से एक बोरी तुमको दे दूंगा, तुम बना दो। उसने दिमाग लगाया यार, बोल के बात तो सही है। एक मूर्ति बनाई, मुझे दे दी, क्योंकि मूर्ति बनाना उसको अच्छा लगता है। मैंने उसको गेहूं दे दिया। अब उस कल्लू के दिमाग में एक चीज ये आ गई कि इसका मतलब जरूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर करके ही पैसा कमाया जाए, बिना एग्रीकल्चर से भी पैसा कमाया जा सकता है। तो उसने मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया और अपने घर के बाहर लेकर रख करके बैठ गया। कई सारे लोग जिनके पास सरप्लस प्रोडक्शन था, का यूज ही नहीं होता था, उनसे बोला उसने कि भाई साहब एक बोरी लाइए, एक मूर्ति ले जाइए।
और पता लगा शाम तक सारी मूर्तियां बिक गई और कई सारी बोरी अनाज उसके घर पे आ गया। तो वो समझ गया और उसकी फैमिली समझ गई, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर से काम चले, सेकेंडरी सेक्टर भी है एक। सेकेंडरी सेक्टर मतलब इस मैन्युफैक्चरिंग भी कर लो, उससे भी कमा सकते हैं। फिर धीरे 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 करके और आगे चीजें बढ़ी होंगी और उसको मूर्ति लाने ले जाने के लिए एक गाड़ी वाले की जरूरत रही होगी। तो गाड़ी वाले ने भी पैसा मांगा होगा, मतलब गेहूं मांगा होगा कि भैया गाड़ी से आपके मूर्ति भेज दूंगा, मैं क्यों भेजा लेकर जाऊं। मैंने कहा ठीक है, तुझे तो एक बोरी तुझे भी दे दूंगा। फिर सर्विस सेक्टर इवॉल्व हुआ, ऐसे तो हुआ। तो हमेशा किसी भी इकोनॉमी में पहले एग्रीकल्चर, फिर सेकेंडरी सेक्टर, फिर टर्शरी शुरू होता है और धीरे धीरे करके टर्शरी बढ़ता चला जाता है और प्राइमरी कम होता चला जाता है। तो प्राइमरी हमारा कम नहीं है, हमको जरूरत है इसे बढ़ाने की। मेक इन इंडिया शुरू तो हुआ है, चल रहा है काफी सालों से, लेकिन स्पीड शायद उतनी नहीं है। चलो सुधरा है कुछ चीजें पहले से, तो यहां हमको ज्यादा ध्यान देना है। बेरोजगारी यहीं से सही होगी, बेरोजगारी की समस्या है वो यहीं सही होगी। अगर हम चाइना को देखें, देखिए सर 19.3 ट्रिलियन जीडीपी और 33 ट्रिलियन की जीडीपी पीपीपी। चाइना में देखो बहुत अच्छी कंडीशन में है, 28% यहां, 47% यहां और 24% यहां। बहुत ही बैलेंस इकोनॉमी है उसकी, बहुत ही बैलेंस। चाइना के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग हैं कि मैं तुमको क्या बताऊं कितने स्ट्रांग है, आपको खुद समझ में आ जाएगा बाय द एंड ऑफ द इकोनॉमिक्स। चाइना के बहुत स्ट्रांग सिचुएशन में इस समय। यूएसए पे चलते हैं जरा, देखिए यूएसए प्राइमरी सेक्टर 1%। इस 1% को कम मत समझिए आप, 1% ऑफ 26.8 ट्रिलियन का है ये। हमारा 18% ऑफ 3.7 ट्रिलियन का है, ठीक है। तो 1% ऑफ दिस मच, ठीक ठाक है वैल्यू, बहुत बहुत वैल्यू है, डोंट वरी। हमसे ज्यादा वैल्यू निकलेगी इसकी, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेशन है ना। सेकेंडरी सेक्टर इज ओनली 19%, इट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द टर्शरी सेक्टर। जैसा मैंने आपको बताया, जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उसमें इधर शिफ्ट होता चला जाता है मामला। यहां सर्विस सेक्टर बहुत हो चुका है, जो इंडिकेटर है डेवलप्ड इकोनॉमी है। चाइना का आप आज से 10 साल पुराना ये रिकॉर्ड डेटा उठा के देखिएगा तो आप पाएंगे कि ये और ये बराबर थे, फिर इसने बढ़ना शुरू कर दिया। चाइना और डेवलप करेगा तो ये और बढ़ेगा। हमारे यहां ये ज्यादा हो गया है, इसका कारण डेवलपमेंट ना होकर के अप्रोच हो गई कि लोग मैन्युफैक्चरिंग ना करके, अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप ना करके, खुद का कारोबार ना करके नौकरी की तरफ भागते हैं, इसलिए हमारे यहाँ ज्यादा हो गया है। बट फिलहाल हमारे यहाँ इसको पहले ज्यादा होने की जरूरत है। ये जब पहले खूब बढ़ जाए उसके बाद ये और बढ़े, काम चलेगा, लेकिन पहले इसको बढ़ाना है। तो जीडीपी हमको बढ़ानी है, जीडीपी में जो आगे बढ़ना है वो यहां से बढ़ना चाहिए। तो ये नहीं कह रहा हूं ये कम हो जाए। जीडीपी में 3.75 दिख रहा है, ये $5 ट्रिलियन हमको करनी है। $5 ट्रिलियन जब होगी तो उसमें $5 ट्रिलियन में से करीब $1 ट्रिलियन या आधा ट्रिलियन डॉलर कम से कम यहां से पहुंचना चाहिए, तो इंडिया के लिए ज्यादा बढ़िया होगा। इसलिए हम लोग की सरकारें इस तरफ काम कर रही हैं, ठीक है। चलिए, ये मैं कुछ डेटा से आपको डिस्कशन किए हैं। इसके बाद इस चैप्टर को, जीडीपी के कैलकुलेशन को और जीडीपी को आज हम खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में कुछ और बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।